सो हेलो गाइस। तो हाँ, आज से हम लूकिज्म कवर करने वाले, वो भी ऑफिशियली। तो अब इससे पहले हम चैप्टर की तरफ बढ़े, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। तो चलो अब सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था अपना बिग डैनियल यहाँ पर आ गया था एंड उसने आते के साथ कई सारे लौंडे लपाटे भी कूद दिए थे और उसके बाद अपने बिग डैनियल ने एक किंग की भी वाट लगा दी थी। और जब अपना बिग डैनियल किंग को मार रहा था, हमने तभी देखा था कि अपना बिग डैनियल का यूआई मोड एक्टिवेट हो चुका है और जो लोग बचे हुए थे जिनको अपने बिग डैनियल नहीं मारा था, उनसे बिग डैनियल बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो सालो, जाओ मेरी बॉडी को ढूंढो, अगर तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और अभी चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। जो लौंडे लपाटे बच चुके थे वो बोलते हैं हाँ हम ढूंढते हैं। और अब अपना बिग डैनियल समंदर को देखता है और बोलता है यहाँ पर इस पानी के अंदर यहीं पर मेरी बॉडी हो सकती है। और अभी बोलते हुए अपना डैनियल पानी में जाने लगता है। एंड वेट, तुम लोग देख सकते हो कि इस वाले इमेज में और इस वाले इमेज में कितना ज्यादा फर्क है। तो मुझे लगता है कि ये इमेज काइंड ऑफ एआई जनरेटेड है और मैंने कुछ लोगों से सुना भी था कि पीटीजी की टीम एआई यूज कर रही है और इसे देख के लग भी रहा है कि ये एआई जनरेटेड है। खैर अभी अपना बिग डैनियल पानी में जा रहा होता है बट तभी अपना वास्को वहाँ पर आ जाता है और वो डैनियल को पकड़कर बोलता है, डैनियल होश में आओ, ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम और आगे जाओगे तो मारे जाओगे, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर देख लिया है, मुझे ऑलरेडी जैक का कॉल आ चुका है और मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। जैक ने मुझसे कहा था कि लिटिल डैनियल को यहाँ पर ढूंढना है, आगे जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसके अलावा आज तुम बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हो। और अब हम डैनियल को देख सकते हैं जिसकी एक आंख में यूआई एक्टिवेट है और उसकी एक आंख नॉर्मल है। और अब डैनियल वास्को से बोलता है, साले हरामजादे मुझे छोड़, मुझे जाने दे, मेरी बॉडी इस समुद्र में कहीं पर है और तुम मुझसे बोल रहा है कि मैं शांत हो जाऊँ। और भाई यहाँ पर अपने डैनियल ने क्लियरली बोला है कि मेरी बॉडी, एंड अपने वास्को भाई को क्या समझा पता है कि ये अपने होश में नहीं है और ये अभी वियर्ड बातें कर रहा है, तो मुझे डैनियल को कैसे भी करके रोकना होगा। वास्को भाई के दिमाग में ये नहीं आया कि लिटिल डैनियल और बिग डैनियल एक इंसान हो सकते हैं। फिर अभी डैनियल वास्को से बोलता है, मैंने कहा मुझे जाने दे। और अपने वास्को भाई बोलते हैं तुझे पानी में नहीं जाना चाहिए, ये चीज हमने तब सीखी है जब तू काम कर रहा था और हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। और ये बोलते हुए अपने वास्को भाई बिग डैनियल को फेंक ही देते हैं। बट यार मुझे याद नहीं है बट अपना बिग डैनियल काम किस टाइम कर रहा था। जितना मुझे याद है एक बार अपना बिग डैनियल मॉडलिंग कर रहा था और उसके बाद उसने काम किया हो, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर तुम्हें याद हो तो कमेंट्स में बता देना। खैर अभी अपना डैनियल जमीन पर लैंड करता है और वो बोलता है ये तो क्या कर रहा है। अब वास्को बोलता है मैं तो उसे फाइट नहीं करना चाहता बट तेरी कंडीशन देख के लग रहा है कि तू नॉर्मल तो नहीं है, तो इसीलिए अब से मैं तुझे रोकूंगा, भले ही मुझे तुझसे फाइट क्यों ना करना पड़े। एंड तभी अपना डैनियल सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और मन में बोलता है, मेरा सर इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये फट जाएगा, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा। और हम वास्को भाई को देख सकते हैं जो कि डैनियल चिंता कर रहे होते हैं और बोर्ड होते हैं, डैनियल तू ठीक तो है ना। और अपना डैनियल मन में बोर्ड होता है, क्यों, मैं वास्को के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो बंदा तो बस मेरे लिए परेशान है, नहीं मैं वास्को से फाइट नहीं कर सकता। एंड तभी डैनियल किसी की बात याद आती है जो बोल रहा होता है, कंट्रोल्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तुझे ये चीज कभी ना कभी तो फेस करनी होगी और ये चीज और कोई नहीं अपने गन भाई बोर्डे होते हैं। और ये बात उस टाइम की जब अपना ओजी डैनियल गन से ट्रेनिंग ले रहा था, ये चीज तेरे साथ कभी भी हो सकती है और ये चीज जब होगी तुझे लगेगा कि तेरा सर फटने वाला है। और वही पहली सीढ़ी है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने की, अगर तू इस स्टेज को ओवरकम करने में फेल हो जाता है तो तू वापस से अनकॉन्शियस हो जाएगा। डैनियल पार, क्या तुझे पता है कि तुझ में और उस दूसरे डैनियल में क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों के पास बॉडी तो बहुत ज्यादा अच्छी है मगर तुम दोनों बहुत ज्यादा काइंड हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी स्टेट है जिसमें तुम कंप्लीटली अपने अपोनेंट से फाइट पर फोकस करते हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना तू जितना सोच रहा है उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुझे पूरी तरीके से अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा और तेरी बॉडी को तुझ पर कंट्रोल करने नहीं देना होगा। एंड हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों ये कर लोगे। और हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जब अपने वास्को भाई बोलते हैं कि मैं तुझे रोकूंगा। एंड इसके अगले पल डैनियल आता है और वास्को भाई के पेट में मुक्का बजा देता है, चल एक अच्छा इंसान बनना बंद कर, तो हमेशा अच्छाई की बातें करते रहता है, तुझे क्या लगता है तू कोई हीरो है। एंड हम लोगों को पता है कि डैनियल ने ये पूछा नहीं है, डैनियल ने ये बताया है कि तू हीरो है। खैर अभी अपने डैनियल मन में बोल रहा होता है, मुझे माफ करना वास्को, मेरी बॉडी मेरी नहीं सुन रही है। और अब वास्को डैनियल की तरफ एक पंच थ्रो करता है जो कि डैनियल डॉज कर लेता है। मैं डैनियल को समझ पा रहा हूँ बट मुझे उसे यहाँ पर रोकना ही होगा, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। और अब वास्को डैनियल को पंच मारने वाला होता है मगर तभी डैनियल वास्को को एक हेडबट मार देता है, जो पढ़ने के बाद वास्को भाई बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और वो बोलते हैं, डैनियल ने अभी अभी मुझे हेडबट मारा पर जितना मुझे याद है डैनियल ऐसे अटैक यूज नहीं करता। और अब डैनियल वास्को का विजन ब्लॉक करता है और उसके पेट में बहुत जबरदस्त मुक्का बजा देता है। और ये पढ़ने के बाद भी वास्को शॉक होता है और वो मन में बोलता है, इसने पहले मेरा विजन ब्लॉक किया और उसके बाद मेरे स्टमक को टारगेट किया, ये डैनियल की यूजुअल फाइटिंग स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है। एंड अब हम देखते हैं कि डैनियल फिर से वास्को पर अटैक करने वाला होता है, जो देख के वास्को बोलता है ये फिर से मुझ पर अटैक कर रहा है बट इस बार देखकर लग रहा है कि ये मेरे लोअर बॉडी पर अटैक करेगा, तो अब मैं इसे ब्लॉक करूंगा। और अब वास्को कुछ इस टाइप का स्टैंड ले लेता है बट डैनियल उसकी गर्दन पर अटैक करता है। और अभी पढ़ने के बाद वास्को बोलता है, इसने ऐसा प्रेटेंड किया कि मेरे पैर पर अटैक करने वाला है बट इसने एकदम से मेरे नेक पर अटैक कर दिया, क्या डैनियल हमेशा से इतना अच्छा फाइटर था। ये देख के लग रहा है कि बिल्कुल उस टाइम की तरह फाइट कर रहा है बट क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस है। और अभी वास्को लिटिल डैनियल और बिग डैनियल की फाइट की बात कर रहा होता है और अभी अपने डैनियल मन में बोल रहा होता है, ये कुछ वियर्ड है, मैं फाइट कर रहा हूँ बट मुझे कोई चीज रोक नहीं रही है। और अभी डैनियल घूमता है और वास्को पर एक खतरनाक सी किक बजाता है जिससे अपने वास्को भाई उड़ जाते हैं और डैनियल मन में बोल रहा होता है, क्या मैं हमेशा से इतना अच्छा फाइटर था। और अब वास्को लैंड करता है और वो फिर से डैनियल पर अटैक करता है और बोलता है, मैं अभी गिव अप नहीं करने वाला,
था। और यहाँ पर डैनियल वास्को की बोन पकड़ता है और उसे सीधा जमीन पर पटक देता है। और ये था जिन मुजिन सिसिलियम। एंड ब्रो ये तो वास्को को बहुत बुरा पड़ा है। एंड अपने डैनियल सोच रहा होता है ये कैसी टेक्निक थी और मुझे इसके बारे में कैसे पता है। एंड ब्रो इसके बाद अपने डैनियल रुकता ही नहीं है, वो सीधा वास्को पे मुक्कों की बारिश कर देता है। एंड अपने डैनियल मन में बोल रहा होता है मैं वास्को को मारना नहीं चाहता, मैं अपनी बॉडी को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, प्लीज कोई मुझे रोको। और बाहर तो डैनियल अलग ही बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्या ये तेरी एंड्योरेंस की वजह से है, तुझे मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वास्को के पास एंड्योरेंस मास्टरी तो है और अब डैनियल वास्को को मारे ही जा रहा होता है। बट तभी यहाँ पर जे आ जाता है और वो सीधा आके डैनियल को गले लगा लेता है। और डैनियल बोलता है साले हरामजादे तू है कौन, साले पीले बाल वाले मुझे छोड़। एंड डैनियल अभी सोच रहा होता है जे नहीं भाग जाओ, मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। और ये सब तो डैनियल मन में बोल रहा है। बाहर डैनियल जे के मुंह पे मुक्के मुक्के बजा रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने कहा मुझे छोड़। और अब डैनियल जे को हेडबट मारता है और बोलता है मैंने कहा साले मुझे छोड़। बट जे डैनियल को छोड़ ही नहीं रहा था, वो डैनियल को और ज्यादा कस के पकड़ लेता है। जो देख के डैनियल बोलता है अब डैनियल अपना मुक्का तैयार करता है और बोलता है ठीक है तो अब मुझे ऐसे ही पकड़े रहे, मैं तुझे इसी हालत में मार दूंगा। और डैनियल मन में बोल रहा होता है मुझे लड़ना होगा, पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा बट मुझे अपनी कॉन्शियसनेस से लड़ना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारा खून, जो देख के वास्को और जे दोनों ही शौक होते हैं। और अब हम देखते हैं कि डैनियल ने अपनी जीभ भी काट ली होती है और वो बोलता है मुझे माफ कर देना, शुक्रिया तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। और ये देख के जे और वास्को दोनों ही शौक होते हैं। एंड वास्को बोलता है डैनियल ने अपनी जीभ काट ली, अरे पागल तूने ये क्यों किया, इसका खून बहुत ज्यादा बह रहा है, उसे रोकना होगा। और बस इसी के साथ अपना डैनियल बेहोश हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है चर्च पर, जहाँ पर जेम्स और टॉमलिन लड़ रहे थे। एंड यहाँ पर आ चुके हैं कीते और चांगसू। एंड चांगसू बोलता है मैं कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ, तो अब जल्दी मुझे अपना पैसा लेना है और उसके बाद मेरी चुन्नी को सोना भी ले जाना है। कीते क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? और अब कीते कुछ तो देखते और बोलता है मैंने ये सोचा नहीं था, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जेम्स ली और टॉमली के फाइट में जेम्स ली जीत गया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अल्टीमेट किंग हार जाएगा, तो इसका मतलब है सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। अब जेम्स बोलता है क्या तुम डैनियल पार्क को ले आए? जिससे कीते बोलता है नहीं, डैनियल पार्क मर चुका है, मुझे पता नहीं तुम उसे जिंदा क्यों रखना चाहते थे, बट वो पहाड़ से गिर गया और अब तक तो हमारे लोगों ने उसकी बॉडी भी ढूंढ ली होगी। और ये सेम चीज यूजिन के साथ भी हुई है, वो भी पहाड़ से गिर गया तो वो भी मर चुका होगा। और अब चांगसू बोलता है उसने डैनियल पार्क को मार के सही किया, अगर हम उसे जिंदा रखते तो वो बार बार हमारे रास्ते का कांटा बनता। और अब कीते जेम्स को घूर रहा होता है। जेम्स बोलता है कीते किम मैंने तुझे क्लियरली कहा था कि मुझे डैनियल पार्क जिंदा चाहिए, तू इतने दिन कंट्री से बाहर था तो क्या तू हमारी लैंग्वेज भूल चुका है, या फिर तू कोई बच्चा है जिसे बातें समझ नहीं आती, या फिर ऐसा है कि तू मेरी बातें सीरियसली नहीं लेता। और अब जेम्स गुस्से में खड़ा हो जाता है और बोलता है कीते किम हरामजादे तू मेरी बातें सुनता क्यों नहीं है। और अब चैप्टर 609 वही से शुरू होता है, जहाँ पर अपना कीते बोलता है हाँ मुझे लगा ही था कि ये किसी न किसी दिन होगा ही, तो फाइनली अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। अब ये सुनकर अपना जेम्स कहता है हाँ तू सही है, मुझे भी पता था कि तू भी किसी न किसी दिन अपनी लाइन क्रॉस करेगा ही, मैंने तुझे क्लियरली बोला था कि हमें डैनियल पार्क की जरूरत है हमारे प्लान के लिए, और ये चीज मैंने तुझे कई बार बताई थी, बट आखिर में आकर तूने सब कुछ बिगाड़ दिया, लगता है तुझे डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। और इसी के साथ हम कीते और जेम्स का एक फेस ऑफ देखते हैं। और इसके अगले पल हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई की वजह से चर्च की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। और ये सब खिड़कियां किस वजह से टूटी हैं? यहाँ पर सिर्फ कीते ने एक पंच मारा है और जेम्स ने एक किक मारी है, जो कि दोनों ने अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया है, बट इसकी शॉक वेव्स की वजह से चर्च की खिड़कियां टूट गई। तो इसी से तुम समझ सकते हो कि ये किस लेवल के बंदे हैं। अब जेम्स कहता है कि ये सब हमें शुरू में ही कर लेना चाहिए था, एक कुत्ता जो अपने मालिक की बात नहीं सुनता उसे पनिश करना जरूरी होता है। और ये सुनकर अपना कीते बोलता है कि हाँ तू सही बोल रहा है, बट हमें इस शुरुआत में ही क्लियर कर लेना चाहिए था कि यहाँ पर कुत्ता कौन है। मतलब कि यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि ये दोनों अपने ही भ्रम में जी रहे थे, ये दोनों अपने आप को ही बॉस मान रहे थे। खैर अब जेम्स स्पीड मास्टर के साथ कीते पर एक किक करता है, जो कि कीते डॉज कर लेता है, जिसके बाद कीते स्ट्रेंथ मास्टर के साथ जेम्स पर पंच करता है, जो कि जेम्स डॉज कर लेता है, और फिर जेम्स स्पीड मास्टर के साथ फिर से एक किक करता है, जो कि कीते फिर से डॉज कर लेता है। और अब कीते स्ट्रेंथ मास्टर के साथ एक पंच करता है, जो कि जेम्स ब्लॉक कर लेता है, बट यहाँ पर लगता है कि जेम्स यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और अब ये देखकर कीते बोलता है बट तू देख ही सकता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा ये डिसाइड करने के लिए कि हम में से ऊपर कौन है। और ये बोलते हुए कीते जेम्स पर एक खतरनाक पंच मारने वाला होता है, जिससे कि यहाँ पर आसपास पूरा ब्लैक और छा जाता है। बट हम जेम्स को देख सकते हैं जहाँ पर उसका आधा चेहरा अभी भी कलर था, मतलब कि उसने अपना पाथ एक्टिवेट कर लिया है। एंड इन द नेक्स्ट सेकंड वो कीते का पंच भी डॉज कर लेता है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जेम्स ने कीते पर अटैक किया था, जिससे कि ये पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि जगन वाले टाइम हुआ था। बट ये भी हो सकता है कि ये कीते के पंच के शॉक वेव्स हो, जिससे कि पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो गया। बट यहाँ पर जेम्स ने अटैक किया है ऐसा मुझे इसलिए लगता है बिकॉज अब ये दोनों पीछे घसटते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर अपना जेम्स ली बोलता है ये तुझ पर काम नहीं किया तो अब भी उसी तरह अनोइंग है जैसा पहले था, जिस पर कीते कहता है आई अग्री, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये सब देखकर भड़वा जेंटलमैन कहता है अभी अभी क्या हुआ, मैं उनके मूवमेंट्स भी ट्रैक नहीं कर पाया। अब इसके बाद जेम्स बोलता है क्यों कीते तुझे नहीं लगता हमें इस चीज का एंड देख ही लेना चाहिए? और इस पर कीते बोलता है कि हाँ जरूर,
ये तेरा एंड होगा। जिसके बाद जेम्स काफी स्पीड में कीते की तरफ भागता है, जिसके पीछे से पूरा लाइटनिंग और आ रहा होता है, और सेम कीते भी जेम्स की तरफ भाग रहा होता है, जिसके पीछे से ब्लैक और आ रहा होता है। अब यहाँ पर हमें फिर से इनके फेस दिखाए जाते हैं, जब जेम्स के पीछे लाइटनिंग हो रहा होता है और कीते के पीछे ब्लैक हो रहा। बट यहाँ पर ये दोनों ही बुरे इंसान है, और इससे पहले ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करे, इनके बीच में उड़ती हुई मिस किम आ जाती है, और मिस किम को इधर फेंकने वाला कौन है? ये है चांगसू। अब यहाँ पर चांगसू बोलता है, तुम दोनों से मेरा पैसा कौन देने वाला है, ये जल्दी डिसाइड करो। जो मेरा पैसा देगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का प्लान क्या है, बट तुम लोग अपने अलाय के साथ कैसे लड़ सकते हो, खास करके तुम जेम्स ली। जिस जेम्स ली को मैं जानता हूँ वो इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होता, और ये सेम चीज तुझ पर भी लागू होती है। मैक्सिको के बंदे एक दूसरे से फाइट करना ये तुम्हें बेनिफिट नहीं देगा, पहले दूसरी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? अल्टीमेट किंग। और अब हम देखते हैं कि अपना अल्टीमेट किंग टॉम ली उठ चुका होता है, और वो उठते हुए कह रहा होता है चांगसू। एंड अब टॉम ली चिल्ला कर कहता है यूनवो, वो सेफ होनी चाहिए। जो देखकर चांगसू कहता है, अरे टॉम ली तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? डोंट वरी, इन लोगों ने इसे छुआ तक नहीं है। जिस पर भड़वा जेंटलमैन कहता है, मैं जेंटलमैन, मैं 60 से अंदर की लड़कियों को छूता तक नहीं हूँ। ये सुनकर टॉम ली कहता है, हरामखोर, तुझे क्या लगता है इसके लिए मैं तुझे थैंक यू बोलूंगा? जिसके बाद चांगसू मिस किम के खाने में चाकू घुसा देता है और कहता है कॉमन सेंस। टॉम ली, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? क्योंकि तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में हिलना नहीं चाहिए। और भाई इन द नेक्स्ट सेकंड अपना टॉम ली चांगसू के सामने झुक जाता है, और वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है आई एम सॉरी। मतलब कि भाई इस सीन को देखकर तुम समझ ही सकते हो कि टॉम ली का प्यार किस लेवल पर है। वो बंदा सिर्फ अपने प्यार के लिए अपने घुटनों पर आ गया और बंदे से बोल रहा है कि आई एम सॉरी। और आगे टॉम ली बोलता है, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मिस किम को यहाँ से जाने दे। तुझे क्या चाहिए? तेरे लिए इनफ होगा कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर अपना टॉम ली अपना सिर जमीन पर मारने लगता है, और ये सब देखकर तुम समझ ही सकते हो कि अपना टॉम ली का प्यार किस लेवल पर है। भाई मैं यहाँ पर टॉम ली के लिए बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट यहाँ पर मेरे पास शब्द नहीं है टॉम ली को डिफाइन करने के लिए। मतलब कि वो टॉम ली अल्टीमेट किंग है। चलो छोड़ो, चैप्टर पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर अपना टॉम ली जमीन पर सर मार रहा होता है, जिसे देखकर मिस किम कहती है, प्लीज टॉम ली रुक जाओ। और अब यहाँ पर हमें नरेटर बताते हैं, पहले तो इस बंदे ने अल्टीमेट किंग का हाथ काटा, और उसके बाद उसे इतना मजबूर कर दिया जिस वजह से अल्टीमेट किंग अपने घुटनों पर आ चुका है। और अब चांगसू बोलता है, मुझे नहीं पता कि जेम्स ली तुझे किस चीज के लिए यूज करना चाहता है, बट एक चीज तो श्योर है, तुझे आसान मौत तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और ये बोलते हुए चांगसू मिस किम के कंधों से वो चाकू निकाल लेता है। और यहाँ पर अपना टॉम ली भी बोलता है, मुझे नहीं लगता मुझे आसान मौत मिलने वाली है। अब चांगसू कीते और जेम्स की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम लोगों ने ये एंजॉय किया? ये इनफ होगा तुम दोनों को शांत करने के लिए। अब ये देखकर जेम्स कहता है, कीते किम, मैं तुझसे तेरे मिस्टेक के लिए बाद में निपटूंगा। अब चांगसू कहता है, उसे लाओ। और हम देखते हैं कि चांगसू के बंदे जिनयूंग पार्क को ला रहे होते हैं। अब ये देखकर जेंटलमैन कहता है, व्हाट अ शॉकिंग डे, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। द अल्टीमेट किंग एंड द मिरर किंग दोनों ही पकड़े गए। अब यहाँ पर टॉम ली जिनयूंग की हालत देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और वो चिल्लाकर कहता है, जिनयूंग तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बट यहाँ पर कुछ फर्स्ट जनरेशन के लोग मिलकर टॉम ली को दबाने लगते हैं, और ये देखकर मिस किम भी काफी ज्यादा शॉक होती है, और वो कहती है, लीडर जिनयूंग पार्क, उन लोगों ने आपको भी पकड़ लिया। और इसने जिनयूंग मामा बोलते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी यूनवो, सॉरी मेरी इस हालत के लिए। अब जेम्स ली जिनयूंग पार्क की तरफ आते हुए कहता है, तो हम फाइनली मिल ही गए, ये काफी लंबा टाइम था मिस्टर जिनयूंग पार्क, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितने लंबे टाइम से ढूंढ रहा हूँ। जेम्स ली को देखकर जिनयूंग पार्क कहते हैं, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो ये जल्दी कर। अब जेम्स ली जिनयूंग पार्क के सामने बैठते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारी वाइफ टोटली डिफरेंट है, क्या तुम अवेक हो चुके हो? और ये सुनकर जिनयूंग पार्क जेम्स ली के मुंह पर थूक देते हैं, और इस पर जेम्स ली बोलता है, इस सिचुएशन पर मुझ पर थूकना ये काफी फिल्मी नहीं है? और इसके बाद जिनयूंग मामा बोलते हैं, आजा चूस ले। हाँ, उन्होंने यही कहा है। खैर अब जेम्स ली बोलता है, मिस्टर जिनयूंग पार्क, क्या तुम्हें पता है कि मैंने लाइटनिंग चोई को भी मार दिया है? और ये सुनकर मिस किम, टॉम ली, जिनयूंग पार्क तीनों ही शॉक हो जाते हैं। और अब टॉम ली कहता है, क्या उन्होंने लाइटनिंग चोई को मार दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब कि भाई लोग, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सारा लंगड़ा लाइटनिंग चोई इन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और इससे ये चीज भी समझ आती है कि लाइनमैन के पास जो सीडी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर अब जेंटलमैन बोलता है, मैं जेंटलमैन, मैंने ही लाइटनिंग चोई को मारा है, वो भी काफी ज्यादा स्मूथली। और अब ये सब सुनकर जिनयूंग पार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी जोर से चिल्लाने लगता है, और जेम्स ली से कहते हैं, जेम्स ली साले हरामखोर, तू प्लान क्या कर रहा है? पहले तो तूने फर्स्ट जनरेशन को खत्म किया, और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, और अब तू कीते किम को अंडरवर्ल्ड का किंग बनाना चाहता है। साले हरामखोर, तुझे चाहिए क्या? मुझे बता साले हरामखोर, आखिर तू चाहता क्या है? और यहाँ पर जिनयूंग पार्क को कुछ तो समझ आया है, जिससे वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, और जेम्स ली बोलता है, अगर तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और अब जिनयूंग पार्क हंसने लगते हैं और कहते हैं, तो मैं समझ गया कि तुझे चाहिए क्या। तुझे क्या लगता है तेरे ये सब करने से गैब्रियल किम वापस आ जाएंगे? चूतिया साला, इसी वजह से लोग तुझे बच्चा बोलते हैं। और अब जिनयूंग पार्क चिल्लाकर कहते हैं, यूनवो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने वाला हूँ वो अजीब साउंड कर सकता है, बट यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ पर सबको सच बता सकती हो, जेम्स और गैब्रियल किम। और इससे आगे जिनयूंग पार्क कुछ बोल पाते हैं उससे पहले जेम्स वो कुराड़ी निकालता है और जिनयूंग पार्क को मल्टीपल टाइप स्टेप कर देता है। और ये सब देख के किम भी जेम्स ली की तरफ देखने लगता है। और इसके बाद भाई हम जेम्स ली को इस तरीके से देखते हैं, मतलब
पता नहीं कि जिन्यू पार्क ऐसा क्या बताने वाले थे जिससे जेम्स ली इतना ज्यादा टिकट हो गया। और अब हम जिन्यू पार्क को देखते हैं जिनकी आंखें बंद होने लगती है और वो कहते हैं तो क्या फाइनली ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये सब देखकर हम मिस्किम और टॉमली की हालत देख ही सकते हैं। और अब सीधा सीन शिफ्ट होता है जिन्यू पार्क की जवानी की तरफ, यानी कि प्री जनरेशन की तरफ। और यहाँ पर एक लड़की जिन्यू पार्क को उठाते हुए कहती है लीडर जिन्यू पार्क उठिए। और अब जिन्यू पार्क उठकर कहते हैं यूनहा मैं कहाँ पर हूँ। अब वो लड़की जिन्यू पार्क को बताती है आप यहाँ पर नॉन स्टॉप बिना किसी स्लिप के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर काफी ज्यादा थके हुए होंगे। अब जिन्यू पार्क कहते हैं क्या ये खत्म हो चुका है, जिस पर वो लड़की कहती है हम काफी मुश्किल से आज संभाल पाए हैं। और अब जिन्यू पार्क सोच रहे होते हैं कि मैं ये सब चीजों से थक चुका हूँ, पता नहीं ये वॉर कब खत्म होगी। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने गिलास में दारू डालते हुए कहता है हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई बैटल होती ही रहती है और इन लोगों की वजह से हमेशा मेरी ड्रिंक में डस्ट आ जाती है। जिसे देख के जिन्यू पार्क कहते हैं साले लंबी शक्ल के तू है कौन। जिस पे सामने वाला बंदा कहता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम सुन लोगे, मेरा नाम है चार्ल्स चोई। और हम बैकग्राउंड में करंट जिन्यू पार्क की आवाज सुन सकते हैं जो बोल रहे होते हैं कि मुझे उसे उसी दिन मार देना चाहिए था, इस सब की जड़ वही बंदा था। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। और चैप्टर के एंड में लिखा हुआ था कि अगला एपिसोड गैब्रियन किम के ऊपर होगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा सा स्टैचू जो कि है शिंगेन यामाजाकी का, और इसके नीचे और 3 बंदे खड़े हुए हैं और उनके नीचे एक कुत्ता भी है। मतलब कि इस स्टैचू में सबसे ऊपर तो अपने शिंगेन यामाजाकी है, उसके नीचे ये 3 बंदे जो कि इसके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो सकते हैं, एंड उनके नीचे एक कुत्ता है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट ये 3 बंदे हो सकता है शिंगेन के बिग शॉट्स हो। अब हम इस स्टैचू के सामने देख सकते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग जमा हुए हैं और इन्हीं लोगों में से एक बंदा बोल रहा होता है क्या वो बंदा मिस्टर चोई नहीं है जो कि फिश शॉप चलाता है। अब दूसरा इंसान बोलता है कि हाँ ये वही बंदा है, सुना है कि उन्हें रेसिडेंट को सपोर्ट देते हुए पकड़ा गया है। अब दूसरा बंदा बोलता है ये साले यामाजाकी सिंडिकेट वाले, क्या इनके लिए इनका स्टैचू सियोल के बीचों बीच लगाना काफी नहीं था, तो अब इन लोगों को कोई भी रेसिस्ट भी करेगा तो ये लोग इसी सिंबॉलिक स्टैचू के सामने उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड अब हम देख ही सकते हैं कि ये यामाजाकी बंदा उस बंदे को मार देता है। एंड अब हम देखते हैं मिस किम को जो कि बोल रही होती है इस टाइम यामाजाकी सिंडिकेट ने हर तरफ कब्जा कर लिया है और अब हम लोगों को जरूरत है एक हीरो की जो कि हम सबको बचा सके। और अब सीधा सीन शिफ्ट होता है यूना पे जिसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। और अब हम देखते हैं कि वो चिल्लाकर बोल रही होती है पीछे मत हटो, इस टाइम हम लोग खिलाफ खड़े हैं यामाजाकी सिंडिकेट के, उन लोगों को दिखाओ ट्रेनिंग कॉर्प्स की ट्रू स्ट्रेंथ। अब यूना के साथ खड़ा बंदा कहता है वो लोग बहुत ज्यादा है, हमें राइट साइड पर बैकअप चाहिए होगा। और अब यूना आगे की तरफ भागती है और अब हम देखते हैं यूना के पास 3 मास्टरीज है, पहले स्ट्रेंथ, स्पीड और थर्ड टेक्निक। एंड टेक्निक मास्टरी हमें किस चीज से बताई है तुम देख ही रहे हो। और इसी के साथ यूना अपनी यूनिक स्किल यूज करती है जो कि इन तीनों मास्टरीज से मिलकर बनती है और इस स्किल का नाम है लैग्रिंग एको ऑफ वेदरेड ट्री। होपफुली मैंने सही कहा। और अब यूना स्टाइल में बोलती है हम कब से दुश्मनों को गिनने लगे। और अब हमें यूना के बारे में बताया जाता है प्री जनरेशन लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स नंबर 2 यूनहा ली। एंड ब्रो इसी के साथ मैं पक्का बोल सकता हूँ कि जेम्स ली इसका ही बेटा है। तो अब एक बंदा आता है और स्ट्रेंथ मास्टर के साथ यूना पर एक पंच करता है जिसको कि यूना ब्लॉक कर लेती है। और इस बंदे का नाम है सायोंजी गोरो और ये बोलता है सो फाइनली तुम लोग मेरे सामने आ ही गए, आज तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। अब यूना बोलती है तो तुम ही हो सायोंजी, क्या तुम सच में एक लड़की के सामने भी होल्ड बैक नहीं करोगे। अब यूना मन में बोलती है तो जैसा कि सायोंजी भी यहाँ पर आ चुका है बट इससे फाइट करना मेरे इस लेवल पर ये काफी मुश्किल होने वाला है। भाई ये यहाँ पर लेवल की बात ऐसे कर रही है जैसे कि इसके पास सिस्टम हो। एंड इसी के साथ मेरे दिमाग में एक थ्योरी भी आई है तो तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें चाहिए या नहीं। खैर अब सायोंजी काफी स्पीड में यूना की तरफ एक मुक्का मारने वाला होता है जिसे देखकर यूना भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो मन में बोलती है कि सच में इतना फास्ट है। बट इससे पहले सायोंजी का मुक्का यूना पर पड़े इसके मुंह पर पड़ती है एक लात और ये किक मारी है अपने कैप्टन जिन्यूंग पार्क ने। एंड जरा तुम वो सायोंजी को देखो वो तो पूरा उल्टा ही हो गया है। अब कैप्टन जिन्यूंग पार्क स्टाइल में खड़े होते हुए कहते हैं यूनहा मैंने तुमसे कहा है कि अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो, हमारे पास अब भी बहुत काम है करने के लिए, समझ गई। और अब जिन्यूंग पार्क यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर यामाजाकी लोग भागने लगते हैं और कहते हैं सायोंजी हार चुका है, यहाँ से निकलो जल्दी से। और अब कैप्टन जिन्यूंग पार्क के लोग बोलने लगते हैं जैसा कि हमने जिन्यूंग पार्क से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने सायोंजी को टेक डाउन कर लिया बस एक शॉट में। एक ऑर्डिनरी फार्मेसी के स्टूडेंट ने ट्रेनिंग कॉर्प्स ज्वाइन कर ली और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर वो बन गया उनका लीडर। अब जिन्यूंग की टीम से ही एक बंदा कहता है अगर हम ऐसे ही कैप्टन पार्क के साथ चलते रहे तो हो सकता है कि एक दिन हम इतने केपेबल हो जाए कि हम यामाजाकी सिंडिकेट को भी हरा दे। यामाजाकी सिंडिकेट जो कि इस टाइम इस जगह पर डोमिनेट कर रहा है बट हमारी लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स उन लोगों को हरा कर सब लोगों को बचाएगी। कैप्टन जिन्यूंग पार्क आपका शुक्रिया आज भी हमारी मदद करने के लिए। अब जिन्यूंग पार्क मन में सोच रहे होते हैं ये इम्पॉसिबल है, इस टाइम ट्रेनिंग यूनिट को भी संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और मैंने तो ये कभी इमेजिन भी नहीं किया कि हम यहाँ से यामाजाकी सिंडिकेट को निकाल पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, मैं इस टाइम अपने लिमिट पर हूँ। और तभी जिन्यूंग पार्क की कोई फोटो खींच लेता है और ये है मिस किम जो कि बोलती है आज की एक और जीत, जिन्यूंग पार्क एक आर्टिकल के लिए तुमसे ज्यादा हॉट कोई नहीं है। आगे मिस किम बोलते हैं जैसा कि इस लैंड के लिए कई सारे ग्रुप्स फाइट कर रहे हैं बट सियोल में सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप तुम्हारा ही है। मतलब इस टाइम गैब्रियन किम से ज्यादा फेमस अपने कैप्टन जिन्यूंग पार्क है। और अब हम उन्हीं को देखते हैं जो कि इस टाइम तरबूज खा रहे हैं और ये किस तरीके से खा रहे हैं भाई। और अब हम देखते हैं जिन्यूंग पार्क के बाजू में उसकी बहन भी बैठी होती है और वो बोलती है व्हाट द हेल ब्रो, तरबूज इस तरीके से कौन खाता है, मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा है। और आगे ये लड़की बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ट्रेनिंग कॉर्प्स के लोगों ने तुम्हें लीडर कैसे बना लिया। और अब हमें
हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि प्री जनरेशन से बिलोंग करती है और इसका नाम है यूरी पार्क। और जिन्यू पार्क के सामने एक औरत बैठी हुई होती है जो बोलती है, क्या ये कोई तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? तो अब तक तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये औरत कौन है। ये है अपने डैनियल की मम्मी। और अब वो जिन्यू से बोलती है, क्या तुम्हें और फ्रूट चाहिए? जो सुनकर जिन्यू मामा बोलता है, क्या तुम्हें वो बेचने नहीं है? जिस पे डैनियल की मम्मी बोलते हैं, मेरे लिए मेरा छोटा भाई पहले आता है, बट फिर भी तुम्हें उसे खाने से पहले काट लेना चाहिए। और अब हमें इनके बारे में बताया जाता है, ये है सुनहुई पार्क। और इसके बाद हम देखते हैं द प्री जनरेशन लेजेंड को, सेंचुअल पार्क। होपफुली ये बंदा कोई बड़ी तोप निकले, वरना हम सबका पोपट बन जाएगा। और इस टाइम सेंचुअल पार्क अपनी बीवी से बोल रहे होते हैं, तुम्हें जिन्यू से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा उसे दे दो। जिन्यू हमारे बिजनेस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी सिंपल बातें होती कि तुझे चाहिए या तुझे चाहिए। और अब सुनहुई पार्क यानी कि डैनियल की मॉम बोलती है, तुम कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। बट तभी जिन्यू पार्क बोलते हैं, आई एम सॉरी, आप लोगों ने इतनी मेहनत की मुझे स्कूल में डालने के लिए और आगे पढ़ाने के लिए, बट इस टाइम सिर्फ मैं यामाजाकी सिंडिकेट से फाइट कर रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम कोई बहाना नहीं है। तभी जिन्यू पार्क को रोकते हुए डैनियल की मम्मी बोलती है, जिन्यू तुम कभी भी फार्मासिस्ट बन सकते हो, बट एक बार अगर तुमने अपना कन्विक्शन खो दिया तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे और तुम्हारे जीजा जी को तुम पर पूरा भरोसा है। अब जिन्यू पार्क बोलते हैं कि अब भी कोई न्यूज नहीं है, तुमने कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए, तो क्या वो नहीं हो रहा है? ये सुनकर सेंचुअल पार्क बोलते हैं, आज हम हॉस्पिटल गए थे। जिस पे जिन्यू पार्क बोलते हैं, तो क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला? अब सेंचुअल पार्क आगे बताते हैं, उन्होंने कहा है सीनियर बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बट तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी बहन का पेट बड़ा हो जाए। जो सुनकर सिन्यू बोलती है, ये थोड़ा वियर्ड हो गया नहीं। बट आगे सेंचुअल पार्क जिन्यू से बोलते हैं, तुम्हें एडवांस में गिफ्ट खरीद लेना चाहिए तुम्हारे भांजे के लिए। और आगे वो जिन्यू से थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, तुम्हारी तरह एक हीरो को अपने पाथ पर फोकस करना चाहिए, हमें तुम पर भरोसा है। और यहाँ पर फिर से जिन्यू की कोई फोटो खींच लेता है, और ये कौन है? मिस किम। और मिस किम बोलती है, लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स के जिन्यू पार्क, इनके फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स है, बट अ हीरो। इस जगह पर कई सारे टैलेंटेड लोग हैं। द वन हु रिफ्यूज टू यामाजाकी सिंडिकेट ऑन बोर्ड, द फाइटिंग रिक्शा बुलर बेकोनो। और इस टाइम हमें एक बंदा बताया जाता है जो है गैब्रियन किम का ड्राइवर। और इसके बाद हमें बताया जाता है द गोट लाइनमैन का टीचर लाइटनिंग चोई द स्टाइलिश मैन, जो कि पूरी तरीके से रिदम के साथ सिंग करता है। और वो 3 फ्री स्पिरिटेड रास्कल्स, और ये तीनों तो तुम्हें याद ही हो गए, इनको हमने वर्कर्स के टाइम देखा था। और इनका नाम है गांग यू, बेंगो ली एंड जांग सुनो। इसके बाद हमें ये 2 बंदे बताए जाते हैं जिनका नाम है ताइगू खान एंड गॉन क्वान। मुझे नहीं पता मैं सही नाम ले भी रहा हूँ या नहीं। और इसके बाद हमें बताई जाती है अमिताभ बच्चन की टीम यानी कि मास्टर रियू। और आगे मिस किम बोलती है, यहाँ पर कुछ बिग शॉट्स भी हैं, जैसे कि जिन मुजिन। एंड ब्रो जस्ट लुक एट दैट, जिन मुजिन का ऑरा अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, द फाउंडर ऑफ बोन गैबिंग सिसीरियम। इसके बाद हम देखते हैं द सक्सेसर ऑफ द होरैंग स्वॉर्ड बेंग हो ली। एंड भाई ये बूढ़ो शायद से अपने गो का बाप भी हो सकता है या फिर टीचर भी हो सकता है, ज्यादातर चांस तो टीचर होने के हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है द फॉलन हीरो बेको वॉन यानी कि अपने जेरी का पापा। और अब मिस किम बोलती है, इसी तरह इसके पीछे कई सारे हीरोज हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब यूनाइटेड नहीं है यामाजाकी सिंडिकेट से लड़ने के लिए। अगर ये सब लोग यूनाइट हो जाए तो एक चांस बन सकता है कि हम यामाजाकी सिंडिकेट के सामने खड़े हो सकें। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बस एक पर्सन है जो कि उन्हें यूनाइट कर सकता है, और ये बंदा और कोई नहीं, ये तुम हो कैप्टन जिन्यू पार्क। और भाई ये पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉनी सिंस गया भाड़ में, डैनियल पार्क गया भाड़ में, मेन कैरेक्टर तो अपने जिन्यू पार्क है। बट इसके थोड़ी देर बाद मेरे सपनों पर पानी फिर गया। खैर अब आगे मिस किम बोलती है, अगर वो सब लोग साथ आ जाए तो हो सकता है कि तुम यामाजाकी सिंडिकेट को फेस कर पाओ। अब ये सब सुनकर जिन्यू पार्क बोलते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा ना हो, बट मैं इतना ज्यादा केपेबल नहीं हूँ कि मैं उन सबको साथ ले आऊँ। ये थोड़ा पैथेटिक साउंड कर सकता है, बट मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ सिर्फ इस कोशिश में कि मैं हर दिन सर्वाइव कर लूँ, तो इसीलिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि मैं पूरी कंट्री को बचाऊंगा। तभी यहाँ पर एक लेजेंड की एंट्री होती है, द बैड न्यूज गाय की, और वो यहाँ पर यहाँ का दरवाजा खोलते हुए कहता है, फाउंड इट, ये जिन्यू पार्क है। और तभी यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं और वो भागते हुए जिन्यू पार्क की तरफ जा रहे थे, और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, जिन्यू पार्क द लीडर ऑफ लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स, उसे बस हरा दो और तुम्हें टीम में प्रमोशन मिल जाएगा। बट इनमें से एक बंदा भागते हुए किसी का सूप गिरा देता है, और ये सूप किसका है तुम्हें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। अभी मिस किम बोलती है, यामाजाकी सिंडिकेट, और जिन्यू पार्क बोलता है, मेरे पीछे रहना। अब हम इस बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जिन्यू पार्क की तरफ आ रहा था और कुछ तो बोल रहा था जो कि तुम पढ़ लेना। बट तुम एक चीज देख सकते हो कि ये बंदा थोड़ा थोड़ा टॉमली जैसा लग रहा है, और इससे आगे ये बंदा कुछ बोल पाता उससे पहले इसका मुंह पकड़ लिया जाता है। और ये किसने पकड़ा है? द फॉलन एंजल बेको कॉन ने। और अब ये 2 बंदों को अपनी मुंडी से पकड़कर ऊपर उठाता है, जिसे देखकर जिन्यू पार्क और मिस किम दोनों शॉक हो जाते हैं। और मिस किम यहाँ पर सोच रही होती है, वेट क्या ये वो पर्सन है? और अब हम देखते हैं कि बेको कॉन उन दोनों बंदों को जमीन में मार देता है, और मिस किम बोल रही होती है, नो वे, वो बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? और इस टाइम द फॉलन एंजल को देखकर सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं, और मिस किम बोलती है, बेको कॉन। और अब वो जिन्यू पार्क से बोलती है, मिस्टर जिन्यू पार्क, जाओ बेको कॉन से बात करने की ट्राई करो। अगर तुम इस लैंड के हीरोज को साथ में ला लेते हो तो तुम वो फोर्स बन जाओगे जो यामाजाकी सिंडिकेट के खिलाफ खड़े हो सकती है। और इसके अगले ही सीन में बेको कॉन खुद इनके सामने आगे खड़ा हो जाता है, बट वो इन्हें बिना कुछ बोले आगे चला जाता है और एक बंदे से कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक और बाउल कुक पक लेके आता
आता हूँ बड़े भाई। और ये देखकर मिस किम शॉक हो जाती है और कहती है क्या उसने बड़ा भाई कहा? क्या कोई ऐसा भी है जिसे फॉलन एंजल बेकोकॉन सर्व करता है? और अब बेकोकॉन जिसको सर्व करता है वो बंदा अपना बाउल नीचे रखता है और एक लंबी डकार लेते हुए कहता है तो इतनी अच्छी गुकपक की दुकान पर भी यामाजाकी लोग ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। क्या अब ये जगह यामाजाकी की हो चुकी है? इस दुनिया को एक हीरो की जरूरत है। और जैसा कि इन हालतों को देखना काफी एम्बेरसिंग है और जैसा कि अब मेरा पेट भर भी चुका है तो क्या मुझे अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए? क्या मुझे इस दुनिया को बचाना चाहिए? और ये है अपने प्राइम गैब्रियन किम और तुम इनके आंख में कन्विक्शन की लाइट देख ही सकते हो। और अब हमारे प्रेजेंट जिनू पार की आवाज आती है जो बोलते हैं वो पहला दिन था जिस दिन मैं उस पागल बंदे से मिला था। और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से टाइगर के ऊपर जिसको देखकर कोई तो बोलता है अ टाइगर हु सिंबलाइज दिस लैंड। और अब शिंगन बोलता है आई सी इन दैट केस। और इस टाइम शिंगन आराम से सुशी खा रहा है और भाई इसके अगले ही पल वो टाइगर शिंगन के ऊपर हमला कर देता है और शिंगन उसके सामने कैजुअली खड़ा है जिसे देखकर इन बंदों की फटने लगती है। बट ये शेर को देखकर नहीं डर रहा है, ये अपने सामने देख रहा है एक बंदा जो कि शेर के सीने में हाथ डालकर बोल रहा है मुझे लगता है मुझे इसे भी खा लेना चाहिए। मैं एक मर्द बनकर पैदा हुआ हूँ तो मुझे इससे ज्यादा हेसिटेट नहीं करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि मैं कितना ज्यादा खाता हूँ बट मैं सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा। और इस टाइम हम देखते हैं कि शिंगन के हाथ में उस शेर का दिल होता है और वो उस दिल को खाते हुए बोलता है अब ये पूरी जगह यामाजाकी को बिलोंग करती है पर मैं अब भी भूखा हूँ तो क्या अब मुझे इस पूरी दुनिया को खा जाना चाहिए? और इसी के साथ हम देखते हैं शिंगन का इतना खतरनाक पैनल। और अब हम शिंगन और गैब्रियन का एक फेस ऑफ देखते हैं जिसमें वो दोनों बोल रहे होते हैं अगर तुम एक मर्द बनकर पैदा हुए हो तो तुम्हें ये करना होगा। और अब ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। अब गैब बोल रहे होते हैं बट यार मैं अकेला इस दुनिया को बचाऊंगा कैसे? अब ये सुन के बेगोवान बोलता है एग्जैक्टली तो अब आपको अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए। अब जिन्हीं ऊपर बोलते हैं ये बंदा है कौन? फिर मिस किम बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, देख के तो लगता है ये कोई लोफर है और इस बंदे के अंदर थोड़ी भी सीरियसनेस नहीं है। और अब बेगोवान गैब से बोलते हैं चुपचाप सुपियो ना। और अब जिन्हीं ऊपर बोलते हैं बट ये बंदा अभी कुछ दुनिया बचाने की बकवास नहीं कर रहा था। और फिर मिस किम बोलती है पता नहीं बट बेगोवान उसे बड़े भाई की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। अब जिन्हीं ऊपर वहाँ से पलटते हुए बोलते हैं कुछ भी हो बट ऐसे बंदे से बात करने में हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। अब मिस किम बोलती है बट बेगोवान का क्या? जिस पे जिन्हीं ऊपर बोलते हैं मुझे उससे भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जैसा कि हम देख ही सकते हैं वो एक लोफर को अपने बॉस की तरह ट्रीट कर रहा है। और ये चीज गैब्रियन किम सुन लेते हैं और वो बोलते हैं तुमने अभी क्या कहा? किसको तुम लोफर बोल रहे हो? क्या तुम्हें लड़ाई करनी है? तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अब ये सब देखकर मिस किम बोलते हैं अब हमें क्या करना चाहिए? ये लोफर हमसे फाइट करना चाहता है। और अब जिन्हीं ऊपर बोलते हैं आप मेरे पीछे रहिएगा मैं इसे देखता हूँ। और भाई इसके बाद जो हुआ ना वो मैंने तुमने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यहाँ पर गैब्रियन के मिस किम को प्रपोज मार देते हैं। वो बोलते हैं प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी खूबसूरती को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता और जरा तुम मिस किम की शक्ल तो देखो। और इसके बाद ये जो बोलते हैं ना इसी वजह से हम इन्हें गैब्रियन सिंस बोलते हैं। ये बोलते हैं प्लीज मुझसे शादी कर लो और मेरे बच्चे को जन्म दे दो। और आगे बोलते हैं कि हम हमारे बच्चे का नाम की एंड ये की के आगे बोल नहीं पाते हैं क्योंकि बेगोवान इन्हें यहाँ से खींच के ले जाने लगते हैं। और बेगोवान इस टाइम बोल रहे होते हैं प्लीज अपने आप की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। अब ये सब देख के मिस किम बोलती है जिन्हीं ऊपर का आप सही बोल रहे थे, इनसे बात कर हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। और इस टाइम जिन्हीं ऊपर गैप की तरफ जा रहे थे और अब वो गैब्रियन किम के पास आकर बोलते हैं तो तुम दुनिया को बचाओगे? क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है जो लोग शैडोज में रह के फाइट करते हैं। मुझे नहीं पता कि तुझ जैसा लोफर कहाँ से आया है बट तुझे इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि तू क्या बोल रहा है। एंड अब हम गैप को देख ही सकते हैं जो कि फुली लॉक इन हो चुके हैं। बट तभी बाहर से यामाजाकी की आवाज आती है जो कि बोल रहे होते हैं रास्ते से हट जाओ सालो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है रास्ते को ऐसे ब्लॉक करने की? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि प्रिजनर आ रहा है? और अब ये सब देखकर लोग बोल रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है। और अब इस बंदे को देखकर मिस किम बोलती है बेकुनो। और बेकुनो के बारे में जिन्हीं पार्क को पता है जो कि बोलते हैं द रिक्शा पुलर बेकुनो, सियोल के बिग शॉट्स में से एक। देखकर लगता है कि यामाजाकी ने उसे पकड़ लिया। अब कोई तो बंदा बोलता है यामाजाकी को एक प्रॉपर एक्सक्यूज मिल गया उसको पकड़ने के लिए। अब ये लोग उस स्टैच्यू के सामने इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसे देखकर जिन्हीं पार बोलते हैं मैं उसे बचाता हूँ बट वो आगे जाते उससे पहले बेगोवान उन्हें पकड़ लेते हैं जो देख के जिन्हीं पार बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे बेगोवान बोलते हैं शांत हो जाओ, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम शैडोज में रह के फाइट करते हो? और फिर जिन्हीं पार बोलता है हाँ बट इस टाइम नहीं, एक आदमी को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और मुझे पता है कि मैं इस टाइम सही कर रहा हूँ। जो सुन के बेगोवान बोलते हैं यहाँ पर एक और बंदा है जो कि तुम्हारे ही तरह लाइफ का रोमांटिक व्यू रखता है। और अब हम देख सकते हैं कि गैप बेगोवान को बचाने जा रहे होते हैं। अब बेगोवान की बातें सुनकर जिन्हीं पार बोलते हैं रोमांटिक व्यू, ये क्या बोल रहे हो? अब गैप को ऐसा आते देखकर यामाजाकी के लोग बोलते हैं अभी तो है कौन? और इनको गैप बोलते हैं मैं वही बंदा हूँ जिसने अभी डिसाइड किया कि वो दुनिया को बचाएगा। अब यामाजाकी के लोग गैप को पकड़कर बोलते हैं अबे साले क्या तू यहाँ पर बेगोवान को बचाने आया है? अरे वो गैप को पकड़ लेते हैं जो देख के जिन्हीं पार बोलते हैं हटो मुझे जाने दो, वो ये सब अकेला नहीं कर पाएगा, मुझे भी उसकी मदद करनी होगी। और अब ये बोलने के बाद जिन्हीं पर कुछ तो देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर बेगोवान बोलते हैं तुम बस रुको और देखते जाओ, तुम दोनों बस उन पर भरोसा करो, वो कोई लोफर नहीं है, तुम बस देखते जाओ द ड्रैगन्स बैक। और अब क्या वो चारों बंदों को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं और वो चारों मिलकर भी आपको रोक नहीं पाते हैं। अब यह बेखुनो को देखकर बोलते हैं तो तुम ही हो बेखुनो, अभी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस स्टैचू के सामने वो फ्यूचर में भी जरूर होगा। और अब मिस किम आपको देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है डिसअपियर
और जब डिसअपियर हर तरफ छा चुका था तब उस बंदे ने हमें दिखाई ओवरकम की पावर। और अब गैप एक मुक्के में पूरा स्टैचू ही तोड़ देते हैं। और अब ये सब देखकर तुम बेखुकौन की शक्ल देख ही सकते हो। बट यार ये पंच कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या? मतलब अपना जेक किम कभी ऐसा कुछ कर पाएगा क्या? कमेंट्स में बताना तुम लोग। अब ये देखकर जिन्यू पार्क भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये वही लोबर है जिससे मैं सूप शॉप में मिला था? ये बंदा जो बोल रहा था क्या ये सच में दुनिया को बचाएगा? और अब हम गैप का ये खतरनाक पैनल देख सकते हैं। और इस टाइम यामाज़ाकी के बंदों ने ये पंच खाए भी नहीं है, फिर भी उन लोगों की ये हालत है। बट फिर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है कि शिंगन ये पंच अपने ऊपर लिया है तो वो बंदा भी अलग लेवल पर होगा। बट शिंगन की लेवल गन मैच कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि जेक कभी गैप की लेवल टच कर पाएगा। खैर अब इस स्टैचू को तोड़ के गैप बोलते हैं अरे यार यामाज़ाकी इसका स्टैचू तो टूट गया और मुझे नहीं लगता कि अब ये जुड़ पाएगा, तो अब मैं क्या करूँ? अब तो मुझे इस दुनिया को बचाना ही पड़ेगा। और अब जिन्यू पर गैप की कॉलर पकड़ के बोलते हैं साले हरामखोर तुझे पता भी है तूने क्या किया है? हमें बस बेगो नो को बचाना था। यामाज़ाकी इसका स्टैचू तोड़ना यानी कि उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देना। और अगर हम मान भी ले कि हम वॉर करेंगे तो फिर भी तो सिविलियंस को कैसे बचाएगा? और कैसे साले तो शिंगन से फाइट करेगा? और उसके 3 एग्जीक्यूटिव्स भी तो है और उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास लोग भी नहीं है, तो तू लोगों कहाँ से लाएगा? साले तूने स्टैचू तोड़ने के पहले एक बार भी सोचा कुछ? और अब ये सब सुनकर गैप पक जाते हैं और वो जोर से चिल्ला देते हैं। और फिर वो बोलते हैं तू बहुत ज्यादा बोलता है, तुझे जो आता है तू वो कर, मुझे लड़ना आता है तो मैं लड़ूंगा, तुझे देख कर लगता है कि तू स्मार्ट है तो अब से तू मेरे पीछे रहेगा। और इस टाइम जिन्यू पार्क सोच रहे होते हैं मैंने सोचा था कि बस मैं यामाज़ाकी इसको होल्ड करूंगा, बट कभी मैंने यामाज़ाकी इसको हराने के बारे में नहीं सोचा। और अब गैब्रियन बोलते हैं गैप की मीनिंग है हेड और रियन की मीनिंग है ड्रैगन और मेरा नाम है गैब्रियन किम और आज से तू मेरा एडवाइजर। अब ये तो मुझे कुछ समझा नहीं, गैब्रियन की मीनिंग हो सकती है हेड ड्रैगन या फिर ड्रैगन हेड, और अगर दूसरा कुछ होगा तो तुम कमेंट्स में बता देना। और अब शायद से फ्यूचर जिन्यू पर बोलते हैं कि सच में मैंने उस चीज का सपना इस बंदे के साथ देखा था। अब सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है और यूना बोलती है ये आप क्या बोल रहे हो, आप दुनिया को बचाओगे? और फिर जिन्यू पर बोलते हैं हाँ ये मैं गैब्रियन किम के साथ करने वाला हूँ, अब से हम लोग यामाज़ाकी इसके साथ छुपकर फाइट नहीं करेंगे। और अब यूना गैप की तरफ देखकर बोलती है गैब्रियन किम मुझसे ये मत कहना कि ये वो बंदा है। एंड तुम लोग क्या लगता है गैप इस टाइम क्या कर रहे होगे जो देखकर यूना ऐसा बोल रही है? चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। गैप इस टाइम एक औरत को प्रपोज मार रहे होते हैं। भाई ये कितना पलटू बंदा है भाई, अभी थोड़ी देर पहले ये मिस्किम को प्रपोज मार रहा था और तभी ये दुनिया बचाने की बात कर रहा था और अभी ये लड़कीबाजी कर रहा है। और अब आगे गैप उस लड़की से बोलते हैं प्लीज मेरे बच्चे को जन्म दे दो, मैं कभी भी पहली नजर में प्यार में नहीं गिरा बट तुम्हें देखकर गिर गया। अब ये सब देखकर यूना बोलती है अब हमारे कैप्टन हो और आप ऐसे ही किसी की बातों में कैसे आ सकते हो, चलो इसे जाने देते हैं, मैं सब प्रिटेंड करूंगी हमने कभी ऐसी कोई बात की ही नहीं। जिसके बाद जिन्यू पर बोलते हैं मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है, उस बंदे के पास ताकत है किसी भी चीज को ओवरकम करने की। और इस टाइम बेगुमान गैप को उठाकर ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं बस हो गया। और गैप उसी लड़के से बोल रहे होते हैं हम हमारे बच्चे का नाम ये रखेंगे। और अब बेगुमान गैप को नीचे रख देते हैं और गैप बोलते हैं अरे यार क्या कभी मुझे प्यार मिलेगा भी? और अब गैप जिन्यू पर से बोलते हैं तो तुमने मुझे यहाँ ब्रिज पर क्यों बुलाया? और अब जिन्यू पर गैप से बोलते हैं गैब्रियन किम हम दुनिया को अकेले नहीं बचा सकते, हमें और भी टैलेंटेड हीरोज की जरूरत होगी और आज हम यहाँ पर उसी फर्स्ट हीरो को ढूंढने आए हैं। और अभी सुनकर गैप बोलते हैं तो वो बंदा कहाँ पर है? और अब जिन्यू पर बोलते हैं जरा नीचे देखो। और अब नीचे काफी सारे लोग देख सकते हैं, कुछ लोग कपड़े सुखा रहे हैं, कुछ लोग आग जला रहे हैं। और अब जिन्यू पर बोलते हैं ये है बेगर्स विलेज। एंड अब गैप बोलते हैं बेगर्स विलेज यहाँ पर भिखारी लोग रहते हैं और तुम मुझे बोल रहे हो कि इनमें से कोई एक हीरो है, अगर मैं अपनी आंखों को धोकर भी देखूँ ना तब भी मुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। और फिर जिन्यू पर बोलते हैं जरा ध्यान से देखो वहाँ पर एक किंग है, किंग ऑफ बेगर्स। एंड अब तक तुम लोग समझ ही गए होगे ये है अपने मिस्किन के दीवाने टॉमली भाई साहब द अल्टीमेट किंग। और अब जिन्यू पर कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं इस नेशन में जितने भी भिखारी आते हैं वो सब इस बंदे को किंग बोलते हैं। और अब जिन्यू पर की ये सब बातें सुनकर बेखौनो बोलते हैं एक भिखारी को हमारे इतने बड़े प्लान में लेना क्या ये सही होगा? जो सुन के गैप इसी कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं अरे हम दुनिया को बचाने वाले तो स्टेटस की किसको परवाह है? और अब जिन्यू पर बोलते हैं देखो नो तुमने इससे पहले देखा नहीं है ना, बस देखते रहो उस बंदे की बैक। और अब गैप उस ब्रिज पे कूद जाते हैं बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह और फिर वो करते हैं सुपर हीरो लैंडिंग। और अब गैप टॉमली से बोलते हैं तो तुम ही हो बेगर्स के किंग, आज मैं तुमसे तुम्हारी पावर की भीख मांगने आया हूँ। और अब टॉमली भाई से उठते हुए बोलते हैं साले पहले तो तूने मेरा घर तोड़ दिया और अब ये क्या बकवास कर रहा है, क्या तुझे पता नहीं कि मेरी परमिशन के बिना भीख मांगना अलाउड नहीं है? और अब हमारे गैब्रियन चीजा फिर से शुरू हो जाते हैं। गैप की मीनिंग है हेड, रियन की मीनिंग है ड्रैगन, मेरा नाम है गैब्रियन किम। अब ये सब सुनकर टॉमली बोलते हैं गैब्रियन किम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि तू ये सब क्या बक रहा है, बट जैसे कि तूने मुझे किंग कहा इसलिए मैं अच्छे मूड में हूँ और मेरा नाम है टॉमली। और अब गैप टॉमली से हाथ मिलाकर बोलते हैं ओ बट सॉरी तुम्हारा घर तोड़ने के लिए। अब ये सब जिन्यू पार्क देख रहे थे और वो बोलते हैं बेगर्स किंग टॉमली, अगर ये बंदा हमारी साइड आ जाता है तो सारे भिखारी हमारी तरफ हो जाएंगे। अब यूना बोलती है अब तक तो सब कुछ सही जा रहा है, देखकर लगता है टॉमली को वो बंदा पसंद आया। अब जिन्यू पर यूना से बोलते हैं नहीं ये बस एक स्ट्रेटेजी है, जैसा कि तुम देख सकती हो टॉमली लेफ्ट हैंडेड है और इस टाइम अपने टॉमली भाई सब यूज कर रहे होते हैं अपनी यूनिक स्किल। और अब इससे होता है इतना बड़ा धमाका जो देखकर जिन्यू पर बोलते हैं इसीलिए मैं इसे काफी ध्यान से देख रहा
था। मैं देखना चाहता था कि वो इसे कैसे ओवरकम करेगा। और अब हमने जो शॉकवेव देखी थी वो अपने टॉमली के अटैक की नहीं थी, वो थी अपने गैब्रियन के अटैक की। यहाँ पर गैब ने बजा दिया है टॉमली के मुंह पर लेफ्ट हैंड का मुक्का। और अब गैब बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड। हाँ, ये काफी डिफिकल्ट ट्रिक थी, बट जैसा कि तुम देख सकते हो आई एम एम्बिडेक्स्ट्रॉन। हाँ, मुझे पता है कि मैंने ये सही से नहीं बोला है, बट इसका मतलब होता है मैं अपने दोनों हाथों को इक्वली इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो भाई लोग, इससे पहले हम चैप्टर की तरफ बढ़े, एक छोटा सा अपडेट। ये मेरा QR है, अगर तुम में से कोई इस चैनल को सपोर्ट करना चाहता है, इस चैनल के लिए डोनेट करना चाहता है तो कर सकता है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी नई नई वीडियोस बनाने की। मैं ये QR वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, तो अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम इसको सपोर्ट करता है तो मैं आने वाली वीडियो में उसका नाम भी लगा दूंगा। तो फटाफट से इस वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, टॉमली गैब से हाथ मिलाता है, जो देख के सब लोगों को लग रहा था कि टॉमली की और गैब की बन रही है। बड़ी न्यूपार को पता था कि टॉमली लेफ्ट हैंडेड है, तो वो बोलते हैं ये बस एक स्ट्रेटेजी है। और आगे हम ये देखते भी है, टॉमली गैब का राइट हैंड पकड़ लेता है और अपने लेफ्ट हैंड से यूज करता है अपनी यूनिक स्किल। बट गैब इस चीज को समझ जाते हैं और फिर वो बजाते हैं टॉमली के मुंह पर अपने लेफ्ट हैंड का मुक्का। और आगे गैब बोलते हैं ये ट्रिक तो काफी खतरनाक थी, बट जैसा कि तुम देख सकते हो मैं अपने दोनों हाथों का इक्वली इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है जहाँ टॉमली गैब को हेडबट मारते हुए बोलता है तो अब बता साले ये कैसा है। और अब ये हेडबट खाने के बाद गैब बोलते हैं साले तेरे मुंह में से बदबू आ रही है। और अब टॉमली गैब के पैर में अपना घुटना मारता है एंड गैब इस टाइम बोल रहे होते हैं एक बार तू मुझे ज्वाइन कर ले और मेरे साइड आ जा, उसके बाद मैं तुझे सिखाऊंगा कि ब्रश कैसे किया जाता है। और अब गैब टॉमली को एक मुक्का मारते हैं जो कि टॉमली ब्लॉक कर लेता है। और अब टॉमली गैब के पैर में फिर से घुटना मारता है और बोलता है साले ब्रश करना होता क्या है। और अब गैब टॉमली के मुंह पर एक मुक्का मारते हैं, जिसके बाद टॉमली फिर से गैब के पैरों पर हमला करता है एंड अब गैब भी नीचे अपने पैरों की तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं मिस किम को, जो कि इनकी फोटोज ले रही थी और बोल रही थी ये बंदा तो काफी अमेजिंग है, ये बेगर किंग से इक्वली फाइट कर रहा है। और वह लोग जितना मुझे याद है पिछले चैप्टर में मिस किम यहाँ पर नहीं थी और ये चीज जिन्हुआ भी नोटिस कर लेते हैं और वो बोलते हैं रिपोर्टर किम तुम यहाँ पर कब आई, जिसमें मिस किम बोलती है मैं ऐसी चीजों को मिस नहीं करती। गैब्रियन किम इस टाइम सियोल में काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसने यामाजाकी का स्टैचू जो तोड़ा है। और अब जिन्हू मामा बोलते हैं ये फाइट इक्वल नहीं है, जरा टॉमली की तरफ देखो। एंड इस टाइम टॉमली गैब के पैरों पर हमला कर रहा था। और अब जिन्हू मामा कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं वो लगातार गैब्रियन के लोअर बॉडी पर हमला कर रहा है और इसी वजह से गैब्रियन अपने लोअर बॉडी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और अब गैब कुछ इस पोजीशन में आ जाते हैं, जिसके बाद टॉमली फिर से गैब के पैरों पर हमला करने वाला होता है। और जिन्हू पर बोलते हैं भले बेगर किंग को पढ़ना लिखना ना आता हो बट उसे लोग फाइटिंग जीनियस बुलाते हैं। टॉमली ने गैब्रियन के लोअर बॉडी पर इतना डैमेज दे दिया है जिस वजह से गैब्रियन सबकॉन्शियसली अपने लोअर बॉडी को डिफेंड करेगा एंड देन टॉमली अटैक करेगा उसके अपर बॉडी पर। और हम देख ही सकते हैं कि टॉमली गैब के अपर बॉडी पर हमला करने वाला होता है और इस टाइम वो मन में सोच रहा होता है ये सिर्फ अपनी लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये पूरी तरीके से मेरी जीत है। और इसी के साथ आता है कहानी में ट्विस्ट। गैब्रियन किम अपनी लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वो तैयार कर रहे थे एक खतरनाक पंच जो कि सीधा जाता है टॉमली के फेस पर। और टॉमली इस टाइम बोल रहा था व्हाट द हेल, क्या ये कोई डिफेंसिव स्टैंस नहीं था, ये एक अटैकिंग स्टैंस था। और अब टॉमली के दूसरे गाल पर भी सक्सेसफुल एक पंच पड़ चुका था, जो देख के जिन्हों पार्क और यूना दोनों ही शॉक होते हैं। और यूना बोलती है उस बंदे ने टॉमली के प्लान के थ्रू देख लिया, जो सुन के जिन्हों पार्क बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। टॉमली का प्लान था पहले गैब्रियन की लोअर बॉडी को एग्जॉस्ट किया जाए एंड देन उसके अपर बॉडी पर एक परफेक्ट अटैक किया जाए, मगर इस टाइम उसने एक गलत अपोनेंट चुन लिया था बिकॉज गैब्रियन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लोअर बॉडी पर डैमेज पड़ रहा है या नहीं, उसकी एक क्रेजी मस्कुलर बॉडी किसी भी प्लान को फेल कर सकती है। और अब हम देखते हैं कि टॉमली नीचे गिर चुका है और गैब उसके सामने खड़े होकर बोलते हैं तुम अपने ब्रेन का कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हो, मतलब कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब टॉमली काफी जोर जोर से हंसने लगता है और उठकर बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं हारा हूँ बिकॉज मेरे अपोनेंट के मसल कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम हो चुका है एक रियल फाइट लड़कर। और अब टॉमली यूज करता है स्ट्रेंथ मास्टरी और इंड्योरेंस मास्टरी की, जिसके बाद वो गैब पर एक खतरनाक सा पंच बजाते हुए बोलता है तो ये कैसा था, क्या ये एक रियल फाइट की तरह फील हुआ। और इस अटैक का नाम था पेनीलेस। बट इसके अगले ही पल टॉमली के मुंह पर पड़ता है एक खतरनाक सा मुक्का एंड अब ये मुक्का खाने के बाद टॉमली फिर से यूज करता है स्ट्रेंथ स्पीड और टेक्निक, जिसके बाद वो गैब पर एक खतरनाक सा अटैक कर देता है। और इस अटैक का नाम था लेफ्ट ओवर फुट स्लैशर। और इस अटैक से भी गैब को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वो अगले ही पल आते हैं और टॉमली के मुंह पर फिर से एक मुक्का बजा देते हैं। और अब ये सब देखकर टॉमली सोचने लगता है साला ये हरामखोर बंदा है कौन, ये मेरी सारी टेक्निक्स को बस अपने नॉर्मल अटैक से काउंटर कर रहा है। और अब टॉमली स्माइल करता है और बोलता है ऑल राइट तो अब चलो ये करते हैं, आज के दिन प्रॉपर मजे करेंगे। और अब ये बोलते हुए इन दोनों ने पंचों की बारिश कर दी होती है। और इस टाइम टॉमली यूज कर रहा है स्ट्रेंथ मास्टरी और अपने गैब चीजें यूज कर रहे हैं कन्विक्शन। और अब गैब्रियन किम बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक भिखारी से फाइट करते हुए इतना एक्साइटेड हो जाऊंगा। और फिर टॉमली बोलता है कि सेम, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं आज तुझ जैसे बंदे से मिलूंगा, बट हाँ क्या तुझे पता है कि ये फाइट एंड कैसे होगी। और अब टॉमली यूज करता है स्ट्रेंथ स्पीड इंडोरेंस और टेक्निक। और अब ये देखकर आसपास जो भिखारी लोग खड़े थे उन लोगों की फट जाती है और वो बोलते हैं क्या बॉस वो चीज यूज करने वाले हैं, जल्दी यहाँ से निकलो। और अब
टॉमली गैप की तरफ अटैक करते हुए बोलता है आज हम दोनों में से एक को मरना होगा और शायद से इस अटैक का नाम द अल्टीमेट किंग है। बट इस अटैक के टाइम छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। टॉमली जरा सा ऊपर देख लेते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं मिस किम को जो कि उनका फोटो ले रही होती है और वो अपनी मिस किम भी टॉमली की तरफ देखने लगती है जो देखकर अपने टॉमली भाई सब शर्माने लगते हैं और इसी शर्माने की वजह से गैप टॉमली के मुंह पर मुक्का बजाते हुए बोलते हैं तुम्हें फाइट के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और भाई ये था एक कन्विक्शन पंच और अब अपने टॉमली भाई साहब दीवार में घुस चुके हैं और वो बोलते हैं नहीं ये मुक्का सबसे अलग था। और अब गैप हंसते हुए टॉमली को बोलते हैं टॉमली तुम मुझे पसंद आए, चलो साथ में मिलकर इस दुनिया को बचाते हैं। वैसे भी तुम कितने दिन इस ब्रिज के नीचे भीख मांगोगे, चलो अब इस दुनिया को तुम्हारे सामने झुकाते हैं। अब टॉमली गैप को रोकते हुए बोलता है अबे तू ये सब क्या बोल रहा है, इस दुनिया को बचाना है। मेरे जैसा एक भिखारी इस दुनिया के लिए क्या ही कर सकता है। मैं अनएजुकेटेड हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, मुझे आता है तो सिर्फ लड़ना। तो अब तू ही बता मेरे जैसा बंदा क्या ही कर सकता है। तुझे एक भिखारी को होप नहीं देनी चाहिए। मैं इस जगह पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और अब हम देख सकते हैं कि टॉमली के आसपास काफी सारे भिखारी जमा हो जाते हैं। और अब ये सब सुनकर मिस किम बोलती है तुम्हें एजुकेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है एक हीरो बनने के लिए। जो भी बंदा अच्छे काम करता है भले ही वो कोई भी हो वो इस दुनिया को बचा सकता है। एंड मैं बता दूं कि ये मैंने अपने मन से ठोका है बिकॉज इसमें जो कुछ भी लिखा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब आगे मिस किम बोलती है जब तक तुम हमारे साथ हो तुम हमारे फ्यूचर प्लान के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो। और अब टॉमली बोलता है क्या मैं इतना काबिल हूँ। और अब ये सब देखकर गैप टॉमली की फीलिंग समझ जाते हैं और अब वो टॉम के पास आते हैं और उसके कान में बोलते हैं ओए तू कभी किसी औरत के साथ नहीं रहा है ना। टॉमली मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू हीरो बन जाता है तो तू काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और अब ये सब लोग ब्रिज से नीचे आ जाते हैं एंड अभी भी गैप टॉमली से बोल रहे होते हैं आखिरकार तू कितने दिनों तक सिंगल रहने वाला है, तू मेरे साइड आ जा, मैं तुझे फुल सपोर्ट करूंगा। अब ये सब सुनकर टॉमली के आसपास के बेगर्स बोलने लगते हैं रुक जाओ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमारे बॉस हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारे बॉस ऐसी घटिया चीजों की फिक्र नहीं करते हैं, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, वो एक ऐसी चीज के लिए हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। अब टॉमली इन लोगों को रोकते हुए बोलता है अबे हराम खोरो तुम ये सब क्या बोल रहे हो, अगर दुनिया को मेरी जरूरत है तो मुझे जाना होगा। जो सुनकर भिखारी लोग बोलते हैं बॉस। बट तभी जापानीज में एक बंदा बोलता है उसे ढूंढ लिया है, वो रहा गैब्रियल किम और जिन्यूंग पार्क। अब कोई तो बोलता है यामाजाकी यहाँ पर आ चुके हैं और इन लोग देख के क्या बोलते हैं मैं कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब हम जिन्यूंग पार्क को देखते हैं जो बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। एंड जिन्यूंग पार्क की ये शक्ल देखकर कोई भी बोल देगा कि ये डैनियल पार्क है, ये बिल्कुल अपने बिग डैनियल जैसे दिख रहे हैं। खैर अब आप यहाँ से भागते हुए बोलते हैं हमें हमारी टीम में नए मेंबर्स मिल चुके हैं तो चलो इन्हें खाना खिलाते हैं। और यामाजाकी के लोग बोर्ड होते हैं गैब्रियल किम भाग रहा है और अब सारे बेगर्स भी इनके पीछे भागने लगते हैं और टॉमली से बोलते हैं बॉस हम आखिरी दम तक आपको फॉलो करेंगे। और अब ये देखकर जिन्यूंग पार्क बोलते हैं फाइनली टॉमली अब हमारी साइड है। और उसी के साथ नेशन के सारे बेगर्स भी गैब्रियल किम। और अब ये सुनकर गैब बोलते हैं अरे इतना सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे बताओ कि हमारा आगे प्लान क्या है। और अब जिन्यूंग पार्क बोर्ड होते हैं इसके साथ मिलकर मैं वो कर सकता हूँ। और अब थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है एक होटल पर जहाँ पर जिन्यूंग मामा और गैब पी रहे होते हैं और गैब बोलते हैं टॉमली और उसके बेगर्स कहाँ पर हैं, जिस पर जिन्यूंग मामा बोलते हैं कि वो अभी ट्रेनिंग कॉप्स के साथ हैं। खैर अब गैब्रियल किम बोलते हैं तो क्या हम इस होटल में सेलिब्रेट करने आए हैं। जो सुन के जिन्यूंग मामा बोलते हैं ये कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा, हम यहाँ पर उसी रीजन से जिस रीजन से हम पिछले टाइम ब्रिज पर थे हीरोज को अपने साथ मिलाने के लिए। बट इस टाइम ये थोड़ा डिफरेंट है, ये बिल्कुल टॉमली के अपोजिट है। ये बंदा काफी ज्यादा अमीर है, अगर हम इस बंदे को रिक्रूट कर लेते तो हमें फंड्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वो जुंगनो में काफी ज्यादा फेमस है और उस बंदे का नाम है चार्ल्स चोई। और इसी के साथ हम चार्ल्स चोई को देख सकते हैं जो कि इस टाइम पी रहा है। और अब जिन्यू पर कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं वो बंदा जोंगनो के सबसे बड़े मर्चेंट का बेटा है, कई सारे लोग उसे इलाइट बुलाते हैं, उसके पास काफी सारे टैलेंट है और कुछ लोग तो उसे लोफर भी बोलते हैं। बट ये तुमसे बिल्कुल अलग है, उस बंदे के पास बहुत सारा पैसा और पॉपुलैरिटी इन चीजों को संभालने के लिए। और यहाँ तक कि वो बंदा यामाजाकी से भी काफी ज्यादा क्लोज है, उसे सब लोग प्यार करते हैं। और जिन्यू पर ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी क्या यहाँ से उठ जाते हैं। और इस टाइम जिन्यू पर बोल रहे होते हैं प्रॉब्लम ये है कि हम उस बंदे को हमारी टीम में लेंगे कैसे। और भाई तुम इसे देख सकते हो ये बंदा 4-4 बंदियां लेके बैठा है। एंड अब हम देखते हैं कि गैप चार्ल्स चोई के सामने आते हैं और बोलते हैं चलो साथ मिलकर इस दुनिया को बचाते हैं। अब चार्ल्स चोई एक लड़की की तरफ देखते हैं और वो दोनों साथ में बोलते हैं सेव द वर्ल्ड। अब चार्ल्स चोई गैप की तरफ देखकर बोलता है हाँ अब समझ आया तो है कौन, गैब्रियल किम। तो रिसेंटली काफी ज्यादा फेमस हुआ है उस यामाजाकी के स्टैचू को तोड़ने के लिए। मैंने सुना है कि लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स के लीडर के साथ मिलकर तू कुछ तो कर रहा है, तो क्या तू ये सब कर अटेंशन पाना चाहता है, भिखारियों को जमा करना है इस दुनिया को बचाने के लिए। अब चार्ल्स चोई गैप के काफी ज्यादा करीब आता है और बोलता है मुझे तुझ जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तुझे जो ट्राई करना है तू वो सब कर, मगर ये दुनिया कभी बदलने वाली नहीं है, तुझे इस चीज पर गिव अप कर देना चाहिए। आई होप तू समझा होगा, तुझे वो जिंदगी जीनी चाहिए जो तू पहले जीता था। गैब्रियल किम अगर तू समझ चुका है तो यहाँ से निकल जा, मुझे एक अटेंशन सीकर के साथ इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना है। वेल अब देख कर लगता है तू यहाँ से घसटते हुए जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि आपके पीछे पूरे यामाजाकी के लोग हैं। अब इन्हीं यामाजाकी में से एक बंदा बोलता है गैब्रियल किम ये वही बंदा है जिसने हमारा स्टैचू तोड़ा है, तो फाइनली हमें ये बंदा मिल ही गया,
हम इस बंदे को घसीटते हुए हमारे ब्रोकन स्टैचू के पास ले जाएंगे। अब गैब इन लोगों को देख रहे होते हैं, तभी चार्ल्स जो इनके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है तो इन्हें जो बोलना था इन लोगों ने बोल दिया है, तो चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। गैब्रियल किम अपनी महफिल एंजॉय करो। और अब चार्ल्स यहाँ से जाने लगता है, तभी गैब चिल्लाते हैं बड़े भाई। और अब शुरू होता है अपने गैब का ड्रामा। अब गैब चार्ल्स के सामने आकर बोलते हैं बड़े भाई तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब ये सुनकर चार्ल्स की सिगरेट गिर जाती है और गैब्रियल किम आगे बोलते हैं मैं गैब्रियल किम इन लोगों को संभाल लूंगा। स्टैचू तोड़ने का जो हमारा प्लान था वो तुम्हारा प्लान था इलाइट बड़े भाई, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मुझे यहाँ पर अपनी जान देनी भी पड़े तब भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो सारा प्लान तुम्हारा था। एंड भाई सच में गैब ने यहाँ पर दिमाग तो लगाया है। अब ये सब सुनकर चार्ल्स के साथ जो लड़कियां बैठी थी वो बोलती हैं क्या ये सच है, क्या चार्ल्स चोई ने उस बंदे को ऑर्डर दिया था स्टैचू तोड़ने के लिए। अब यहाँ मजाक के बीच में से एक टकलू बंदा तलवार लेकर आता है और बोलता है मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और ये उसने जापानीज में बोला है। अब हम गैब को देखते हैं जो कि चार्ल्स को आंख मारते हुए बोलते हैं ओ नो, देखकर लगता है तुम इस अटेंशन सीकर के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो इलाइट चार्ल्स चोई, अब तुम क्या करोगे। चलो अब अपने बड़े दिमाग का यूज करो इस चीज से निकलने के लिए। और अब चार्ल्स चोई मन में बोल रहा होता है गैब्रियल किम तुम मुझसे भी ज्यादा मजेदार हो जितना मैंने सोचा था। और बस इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। आई होप तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और वीडियो के एंड में एक QR कोड है, तो अगर तुम इसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।